ब्रांच है क्या है, बायोकेमिस्ट्री। अब देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो का लफ्जी मतलब लाइफ, जिंदगी, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ मैटर। अब उस मैटर को हम स्टडी करेंगे जो लाइफ से उसका ताल्लुक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसका ताल्लुक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है या इनसाइड द लिविंग बॉडीज के अंदर पाई जाती है, तो उस मैटर की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। कैसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस फाउंड इनटू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब वो सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, जब हम उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन को डिस्कस करते हैं और केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास एक सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अब ये क्या है? ये एक सब्सटेंसेस है जो फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है। अब जब हम किसी भी ऐसे कंपाउंड की, ऐसी मैटर की स्टडी करेंगे जो फाउंड इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी उस मैटर की स्टडी जिसका ताल्लुक लाइफ से हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो, उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या इट इज द स्टडी ऑफ मैटर विच इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तमाम मैटर, वो तमाम कंपोनेंट्स, वो तमाम सब्सटेंसेस जो डायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ऑल केमिकल प्रोसेस ऑकर इन लिविंग बॉडीज सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अब देखिए लिविंग बॉडीज के अंदर एक बड़ा रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसको हम कहते हैं सम ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सेल, इन द सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उन तमाम की स्टडी को क्या कहते हैं? उसकी सम को, उसकी जमा को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। फिर मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्या होता है कैटा का मतलब? ब्रेकडाउन। एंड बॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शन। अब देखो वो ब्रेकडाउन वाली रिएक्शन जिससे ब्रेकडाउन होती है, सपोज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फैट्स या लिपिड्स वगैरह एनर्जी स्टोर होती है। जब हमारी बॉडी को जरूरत होती है तो बॉडी उस एनर्जी को ब्रेकडाउन करती है, यूटिलाइज करती है। तो उस ब्रेकडाउन से क्या हो जाती है? यानी ब्रेकडाउन होती है और उस ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिल जाती है। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं और एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है, एनर्जी ऑब्टेन्ड हो जाती है। तो ये कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म, एना का मतलब होता है कंबाइनेशन, बॉलिज्म का मतलब होता है रिएक्शन। यानी वो रिएक्शन जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। जब हमारी बॉडी में एनर्जी हमारी जरूरत से ज्यादा होती है, सरप्लस होती है, तो ये एनर्जी जाकर कर हमारे मसल्स में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और इस ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के बड़े मॉलिक्यूल जब बनाते हैं, तो इस बड़े मॉलिक्यूल बनाने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है। ब्रेकडाउन में एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है और कंबाइनेशन में एनर्जी यूटिलाइज होती है। अब ये सारे केमिकल रिएक्शन है, कहां पे हो रहे हैं? इनसाइड द सेल हो रहे हैं। तो बायोमॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पोटेशियम, ये सब जो है इस मॉलिक्यूल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब देखो फोटोसिंथेसिस, खुराक बनने का अमल है, कब होता है? जब लाइट हो। कौन सी लाइट? सनलाइट हो। जब हमारे पास सनलाइट हो तो सनलाइट की सिंथेसिस में प्रोडक्शन, सनलाइट की मदद से क्या बनती है? हमारे पास प्लांट में एक रिएक्शन होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। उस रिएक्शन के नतीजे में C6H12O6। अब ये केमिकल रिएक्शन है, कहां पे हो रहा है? इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्लांट में हो रही है। रिस्पायरेशन, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इनहेलेशन है, हम इनहेल कर लेते हैं। जब ऑक्सीजन इनहेल करके लंग्स में जाती है, लंग्स में जाकर के वो ब्लड के साथ कंबाइन होकर के सेल तक जाती है और सेल में ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन। अब ये सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसेस कहां पे हो रहा है? इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है। अब इसकी स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। समझ आ गई मेरे ख्याल से? अब चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सनती केमिया। सनत से, कारखाने से।
कहते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल। जब हम कोई केमिकल कंपाउंड या कोई भी प्रोडक्ट हम बहुत ही बड़े पैमाने पर, नॉट इन ए लेबोरेटरी बट कमर्शियली इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाते हैं, तो उसकी स्टडी को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन जो हमारी प्रोडक्शन होती है, क्लोरीन है, अमोनिया है, कॉस्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी सबसे पहले तो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट की जाती है कैसे बनाया जाता है, फिर इसको एक ऐसे मेथड के ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो और उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, तो ऐसे मेथड के ज़रिए इसको जाकर के इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है फॉर वेरी लार्ज स्केल, बहुत ही बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है। ये रॉ मटेरियल बहुत सारे और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। जिस तरह हमारे पास अमोनिया है, ये जाकर के फर्टिलाइजर में, खादों में इस्तेमाल होती है, और मुख्तलिफ सारे एसिड वगैरह जो है जाकर मुख्तलिफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रही है। सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज सच एज फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और पेपर में, पेंट में, मेडिसिन में, इन सब में ये रॉ मटेरियल यूज होते हैं। तो इन जितने मैंने इंडस्ट्रीज के नाम लिखे, उसके लिए रॉ मटेरियल को बहुत बड़े पैमाने पर तैयार कर देना, उन तमाम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारे पास है ब्रांच नंबर 6, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब देखिए, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था कि एटम होता है, एटम होता है, एटम ये एटम है और ये इसका आउटर पार्ट, ये सेंटर पार्ट है। इसके सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम एटम की न्यूक्लियस को स्टडी करते हैं, इसके आउटर पार्ट को स्टडी नहीं करते, सिर्फ उसके न्यूक्लियर पार्ट को स्टडी करते हैं। और इसके साथ हम रेडियो एक्टिविटी की स्टडी करते हैं। क्या होती है रेडियोएक्टिव, बताऊंगा। न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। यानी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम किसी एटम के न्यूक्लियस को स्टडी कर ले और रेडियोएक्टिविटी को स्टडी कर ले और न्यूक्लियर डिफरेंट प्रोसेस, फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन जो होते हैं उसकी स्टडी, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, इन तमाम की स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो, उनसे कुछ रेस एमिट होते हैं उसके, यानी वो इतने आई एनर्जी की होती है कि वो अपनी एनर्जी को रेस की शक्ल में खारिज कर लेती है। तो रेडियो मीन रेस एक्टिविटी प्रोसेस फिनोमेना। तो 82 से अबव जितने एलिमेंट्स होते हैं, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 82 से अबव हो, वो रेस एमिट करते हैं, तो उस रेस के एमिशन को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इसके अलावा द ब्रांच गिव इंफॉर्मेशन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैटर एंड द न्यूक्लियर रिएक्शन वेपन्स। हमारे ये एनर्जी कैसे प्रोडक्शन होती है और न्यूक्लियर वेपन कैसे बनते हैं, जो बड़े मास डिस्ट्रक्शन होते हैं, एटॉमिक बम्स और न्यूक्लियर बम्स। और इसके अलावा एक और मेडिसिन भी की जाती है जिसको न्यूक्लियर मेडिसिन कहते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेडिसिन क्या होते हैं? इसके जरिए एक इलाज होता है, उस इलाज को कहते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियो मीन रेस, थेरेपी में इलाज। ये जो कैंसर होती है, कैंसर की जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज होती है, इसकी जो पहले थेरेपी होती है केमोथेरेपी से पहले हमारे पास होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या करते हैं? उस पॉइंट को, उस एरिया पे जहां पे वो कैंसर सेल या ट्यूमर मौजूद है, उसको रेस के जरिए मारने की कोशिश करते हैं। उस पर इतनी हाई एनर्जेटिक रेस की बम्बार्डमेंट करते हैं कि वो उस कैंसर सेल को मार दे। तो ऐसे इलाज को रेडियोथेरेपी कहते हैं। अगर रेडियोथेरेपी से नहीं होता, फिर नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या होता है? केमोथेरेपी। सो इस न्यूक्लियस से जितनी एनर्जी मिलती है उससे हम मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स भी बना सकते हैं, एटम बम, न्यूक्लियर बम, और इसके साथ न्यूक्लियर मेडिसिन भी बना सकते हैं, जो हम मुख्तलिफ सारे डिजीज में इस रेडियोथेरेपी को यूज़ करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। 2 ब्रांचेस हमारे रह गए हैं। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।